Hi, good morning dear students. How are you all? So today we are starting with our third lecture of chapter number 5 India Wins Freedom. मैंने आपको पहले ही बोला था ये चैप्टर बड़ा है, ये चैप्टर 2-3 लेक्चर लेगा और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हमने इस चैप्टर में अभी तक क्या पढ़ा? हमने इस चैप्टर में अभी तक सारे मूवमेंट्स पढ़ रहे हैं। हमारा ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था गांधी जी से, जैसे गांधी जी कैसे इंडिया में आए। हमने सबसे पहले ये पढ़ा कि गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की वजह से लोगों के बीच में जो डिफरेंसेस थे साउथ अफ्रीका में वो दूर किए। उससे क्या हुआ कि इंडिया के लोगों को भी इसकी खबर लगी। उनको ऐसा लगा था कि जब ये आदमी हमारे इंडिया आएगा तो हमारे इंडिया में भी हमें आज़ादी दिलवाएगा। तो गांधी जी इंडिया आने के पहले ही फेमस हो गए थे। 1915 में गांधी जी जब इंडिया आए, उन्होंने 2 साल तक इंडिया का भ्रमण किया और उन्होंने ये पाया और बहुत नाखुश भी हुए ये देखकर कि इंडिया खुद की कंट्री में लोगों के साथ कैसा अत्याचार हो रहा है। उन्होंने सबसे पहला आंदोलन कौन सा स्टार्ट किया? सत्याग्रह। सत्याग्रह का मतलब ही ये होता है सत्य के लिए आग्रह। उन्होंने लोगों से बोला कि जब अगर तुम सच के रास्ते पे हो ना तो तुम्हारे रास्ते में बहुत सारी मुश्किलें आएगी, लेकिन उन मुश्किलों से हमें डट के सामना करना है, हमें पीछे नहीं हटना है। उसके बाद क्या हुआ? चंपारण कैंपेन था। चंपारण कैंपेन में क्या था कि किसानों को जबरदस्ती नील की खेती करने के लिए मजबूर करा जाता था। इंडिगो को हिंदी में नील बोलते हैं, उसकी खेती के लिए मजबूर किया जाता था। नील के साथ प्रॉब्लम ये थी कि कहीं पे अगर एक जगह नील उगा दी तो वहाँ पर आप कोई दूसरी फसल नहीं उगा सकते थे। तो इससे क्या हो रहा था कि किसानों की ज़मीन खराब हो रही थी। तो गांधी जी ने क्या किया? भूख हड़ताल रखी किसानों के साथ और अंग्रेज़ों को उनकी बात माननी पड़ी है। ऐसा पहला आंदोलन था जब अंग्रेज़ों के सामने गांधी जी के सामने अंग्रेज़ों को झुकना पड़ा और गांधी जी ने बिना कोई वायलेंस के, बिना कोई मार धाड़ के अंग्रेज़ों से अपनी बात मनवा ली। और इससे इंडियंस को भी ऐसा लगा कि हमेशा सारी चीज़ें मार धाड़ से ही पॉसिबल नहीं होती, कोई भी चीज़ कभी कभी कुछ चीज़ बिना मार धाड़ के भी पॉसिबल होती है। ठीक है। उसके बाद आया खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट में क्या था? खिलाफत मूवमेंट में टर्की का एक खलीफा था मुस्लिम्स का, और ये लोग अंग्रेज क्या कर रहे थे? टर्की को भी 2 पार्ट में बांट रहे थे। ठीक है। तो जो इंडियन मुस्लिम लोग थे ना, उनका साथ गांधी जी ने और कांग्रेस के लोगों ने दिया। तो इससे क्या हुआ कि वापस से जो हिंदू मुस्लिम के बीच में अंग्रेजों ने जो दरार पैदा करी थी, उनको लड़ाया था। इस खिलाफत मूवमेंट से जो हिंदू मुस्लिम के बीच में जो प्रॉब्लम्स स्टार्ट हुए थे वो ख़त्म हो गए थे और वापस से इन लोगों के बीच में दोस्ती स्टार्ट हो चुकी थी। फिर आया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। हाँ, इससे पहले जो खिलाफत मूवमेंट था उसके जस्ट पहले जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड में क्या किया था? जनरल डायर ने लोगों को, इतने सारे 2-3 हज़ार लोगों को बिना फालतू में बच्चे आदमी औरत सबको मार दिया था। तो इससे जो आज़ादी का आंदोलन था वो ज़्यादा भड़क गया था। उसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आया। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में क्या था कि हम अंग्रेज़ों की कोई भी बात नहीं मानेंगे, बिल्कुल भी कॉपरेट नहीं करेंगे। ठीक है। और इसमें बहुत सारे नेता लोग सामने आए इस आंदोलन को लेकर। ठीक है। और ब्रिटिश ने बहुत कोशिश करी कि इस आंदोलन को ख़त्म किया जाए, लेकिन वो जितनी कोशिश कर रहे थे इस आंदोलन को ख़त्म करने की, उतना ये आंदोलन बढ़ता जा रहा था। लेकिन फिर इस आंदोलन को गांधी जी ने ख़त्म किया। क्यों ख़त्म किया? कि एक जगह थी इंडिया में, कहाँ पर? चौरी चौरा नाम की एक प्लेस थी इंडिया में। वहाँ पर लोगों ने पुलिस स्टेशन जला दिया था और बहुत सारे प्रॉब्लम हुई थी। और गांधी जी कभी भी नहीं चाहते थे कि लोग हिंसा का सहारा लें, लोग किसी को मारे या कुछ भी ऐसा हो। गांधी जी हमेशा ऐसा चाहते थे कि बिना मार धाड़ के हमें आज़ादी प्राप्त करनी है। तो गांधी जी ने ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया था। फिर उन्होंने ये चौरी चौरा वाला जो कांड हुआ था ना, उसके बाद तो इसको ख़त्म कर दिया था, इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को। फिर आया था साइमन कमीशन। साइमन कमीशन क्या था? मैंने आपको बताया था कि इंग्लैंड की रानी अब हमारे पे राज करने लगी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी तो ख़त्म हो चुका था। तो साइमन कमीशन में क्या था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के कुछ ऑफिसर्स आने वाले थे देखने के लिए कि इंडिया के लोग वापस से जो इन्होंने आंदोलन स्टार्ट किया है वो क्यों स्टार्ट किया है। हम ऐसे लोग बनाएंगे कि हम हमेशा के लिए इंडिया पर राज कर सके। तो इंडियंस ने जैसे ही वो लोग आए थे ना, उन्होंने उनका विरोध स्टार्ट कर दिया और उनके विरोध में काले झंडे दिखाए थे। साइमन कमीशन में एक चीज़ ये हुई थी कि हमारे जो नेता थे लाला लाजपत राय, वो लाठीचार्ज में उनकी डेथ हो गई थी और उनका बदला किसने लिया था? भगत सिंह ने लिया था। फिर हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था लाहौर कांग्रेस सेशन। लाहौर कांग्रेस सेशन में क्या था कि कांग्रेस की हर एक 2-2 साल में मीटिंग होती थी। उस मीटिंग में क्या हुआ? उस मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि अब इंडिया को पूरी तरह से इंडिपेंडेंस चाहिए। अब इंडिया
अब अंग्रेज तुम चले जाओ, हमारी कंट्री है, हम संभालेंगे, हम कैसे संभालेंगे ये हमारा प्रॉब्लम है, तुम्हें हमारे इसमें कोई दखल देने की ज़रूरत नहीं है, और पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी। अब हम पढ़ते हैं आगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, और फिर इंडिया को आज़ादी कैसे मिली। ठीक है, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद अवर लेक्चर नंबर 3, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। महात्मा गांधी लॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। देखो, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तो महात्मा गांधी को खत्म करना पड़ा था, तो अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तो खत्म हो गया था, तो अब कोई दूसरा आंदोलन तो चलाना पड़ेगा ना। ठीक है, जिससे लोग आज़ादी के लिए आगे आए वापस से। तो उन्होंने कौन सा आंदोलन चलाया? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। Mahatma Gandhi launched the civil disobedience movement. This movement started with the Dandi March on 12 March 1930. He stated this famous march from Sabarmati Ashram along with 78 followers to Dandi, a small village on Gujarat coast to break the salt law. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया था? नमक कितना सस्ता होता है, अगर आपको अभी भी नमक का रेट मालूम हो तो 5 रुपये 6 रुपये में 1 किलो की ढेली आ जाती है, और वो 1 किलो नमक आपका एक महीने तो कम से कम चली जाएगा, और जो लोग नमक कम खाते हैं उनके यहाँ लगभग 2 महीने 1 किलो की ढेली चल जाती होगी। तो नमक सबसे सस्ती चीज़ है। और नमक क्या है कि नमक बहुत भारी मात्रा में मिलता है। भारी मात्रा में क्यों मिलता है? क्योंकि समुद्र से बहुत ईजीली प्राप्त हो जाता है नमक। समुद्र में नमक ही नमक है, समुद्र का पानी कैसा है? नमकीन है ना, तो नमक बहुत है। तो गवर्नमेंट ने देखा कि नमक तो ऐसी चीज़ है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने देखा कि नमक तो ऐसी चीज़ है कि जो सबको चाहिए, तो उन्होंने क्या किया? नमक पे टैक्स लगाना स्टार्ट कर दिया। क्या किया? नमक पे टैक्स लगा दिया, और उस नमक के टैक्स लगने के बाद क्या हो गया? नमक महंगा हो गया। तो गांधी जी ने पहला आंदोलन चलाया था जिसका नाम था दांडी मार्च। क्या नाम था? दांडी मार्च। इसमें क्या किया उन्होंने? जो नया कानून ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया था ना नमक का, उसका विरोध किया। वो खुद पैदल साबरमती आश्रम से, अहमदाबाद में साबरमती है एक जगह, वहाँ से चलकर 78 लोग उनके साथ थे। उनके साथ कहाँ गए? दांडी नाम की जगह है, वहाँ पे गए, और वहाँ पर नमक के कानून को तोड़ा। नमक के कानून को उन्होंने कैसे तोड़ा कि जो नमक की जो सारा नमक बनने का जो पूरा काम था ना, वो गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले लिया था। अब गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले लिया था, तो वो गवर्नमेंट जितने भी रुपए में नमक बेचेगी तो हमको लेना ही पड़ेगा। ठीक है, हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन बचा ही नहीं था। तो वो पहुँचे उस दरिया पर, दांडी में एक जगह दरिया है, उस दरिया पे पहुँचे और उन्होंने नमक कानून को तोड़ा। इसी को आप डिटेल में आगे वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी अपन को खाली ये समझना है कि उन्होंने नमक के कानून को तोड़ा था। ठीक है, On 6th April, Mahatma Gandhi broke the law by making salt. By picking up a handful of salt, he inaugurated the civil disobedience movement. This journey of Mahatma Gandhi is known as history of the Dandi March. उन्होंने क्या किया? वहाँ पे जाकर नमक को अपने हाथ में लिया, बोले कि दरिया फ्री है, नमक फ्री है, हम जब चाहे नमक ले सकते हैं, गवर्नमेंट हम पर रोक नहीं लगा सकती। तो ये उनका पहला सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का इनॉग्रेशन था। दांडी मार्च से उन्होंने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया। ठीक है, there were many leaders in various parts of the Indian territory who joined the freedom movement. Khan Abdul Ghaffar Khan, who was also known as Frontier Gandhi, joined northern western India. 13-year-old Rani Gaidin Leo of Manipur from the northeast and C. Rajagopalachari in the south also joined the movement. The movement took the shape of nationwide civil disobedience movement in which women also अभी तक आज़ादी के आंदोलन में क्या हो रहा था कि लोग इकट्ठे होकर नारे लगाते थे और ये सब होता था। अब इसमें क्या हुआ कि गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कहाँ से स्टार्ट किया था? अहमदाबाद से। तो एक आदमी था अब्दुल गफ्फार खान, जो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में रहता था। नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया का पार्ट मतलब जो अपने उत्तर प्रदेश और ऊपर का पार्ट था। ठीक है, एक सी राजागोपालाचारी साउथ में था। तो ये सब वहाँ के बड़े बड़े नेता थे। इन्होंने भी वहाँ के लोगों को आज़ादी के लिए इन्फ्लुएंस किया, और पूरा जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, पहले तो स्टार्ट कहाँ से हुआ? अहमदाबाद से हुआ, लेकिन पूरे इंडिया में फैल गया। और एक ये पहला ऐसा मूवमेंट था जिसमें वुमेन्स, औरतों ने भी भाग लिया। औरतें भी नारे लगाने के लिए रास्ते पे आई कि नहीं, अंग्रेजों को तुमको जाना ही पड़ेगा हमारे देश को छोड़ के। तो अब आज़ादी का आंदोलन इतना बढ़ गया था कि पहले तो खाली आदमी लोग इसमें पार्ट ले रहे थे, अब क्या हुआ था? अब औरतों ने भी इसमें पार्ट लेने के स्टार्ट कर दिया था। दिस मूवमेंट कंटिन्यू टिल 1934। कब स्टार्ट हुआ था ये मूवमेंट? ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 1930 में, और कब तक चला? 1934 तक। 5 साल चला।
महात्मा गांधी वॉज अरेस्टेड अलॉन्ग विद द सेवरल अदर लीडर। इसकी वजह से क्या हुआ, इस मूवमेंट की वजह से महात्मा गांधी को जेल भी जाना पड़ा था, अरेस्ट भी हुए थे वो। ठीक है, क्यों अरेस्ट होंगे, क्योंकि वो सरकार के खिलाफ थे, और सरकार के खिलाफ कोई जाता है उसको जेल में भर सकते हैं ना। तो महात्मा गांधी को इस आंदोलन की वजह से जेल में भी जाना पड़ा था। ठीक है, when the British found it is difficult to handle this movement, they decided to introduce some reforms in India. The Government of India Act was passed in 1935. That was based on report of Simon Commission and conclusion of the Round Table Conference. It allowed participation of Indians in administration, but Indians were unhappy. अब इन्होंने, ब्रिटिशों ने नई चाल क्या चली, उन्होंने देखा कि यार ये लोग तो अब पूरी तरह से आज़ादी की मांग कर रहे हैं और अब तो हमको जाना ही पड़ेगा। और ये जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था ये भी बहुत बढ़ता जा रहा था, 4 साल तो हो गए थे, वो ख़त्म ही नहीं कर पा रहे थे। तो जो साइमन कमीशन आया था ना, जिसके ऊपर लोगों ने किया था साइमन गो बैक, तो वो जो कमीशन वापस अपनी रिपोर्ट लेके जब इंग्लैंड गया ना, तो इस कमीशन के साथ मिलकर रानी ने क्या डिसाइड किया कि एक नया लॉ बनाते हैं। उस लॉ का नाम रखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। किसकी गवर्नमेंट? इंडिया की गवर्नमेंट का एक्ट। इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या था कि जो गवर्नमेंट चलाएंगे ना, उसमें थोड़े लोग, आधे लोग ब्रिटिश के होंगे, आधे लोग इंडिया के होंगे, हम लोग मिलकर सरकार चलाएंगे। जैसे अभी होता है ना, गठबंधन की सरकार बनती है कि दो सरकारें मिलकर सरकार चलाती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में क्या था कि ब्रिटिश के अभी तक कौन सरकार चला रहा था? ब्रिटिश लोग चला रहे थे। अब इन्होंने अपने इंडिया के लोगों को मनाने के लिए क्या किया, बोला कि एक नया लॉ पास करते हैं जिसमें आधे लोग ब्रिटेन के होंगे, आधे लोग इंडिया के होंगे, अपन सब मिलकर सरकार चलाएंगे। लेकिन लोगों ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया, बोले कि नहीं, तुम्हें जाना ही पड़ेगा, सरकार तो अब हम खुद ही चलाएंगे, एक भी जना उसमें ब्रिटिश का नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये उनकी जो चाल थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वाली, वो भी नाकाम हो गई थी। किसकी? ब्रिटिश गवर्नमेंट की। अब आया क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मतलब भारत छोड़ो आंदोलन। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, अब वापस से क्या हुआ, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 1915 के टाइम पर आज़ादी का आंदोलन वापस से स्टार्ट हो गया था। ठीक है, लेकिन बीच में क्या आ गया था, बीच में वर्ल्ड वार आ गया था। तो सब कुछ मतलब वापस शांति में चला गया था, और फिर वापस से वर्ल्ड वार खत्म हुआ तो वापस से आंदोलन स्टार्ट हुआ। वैसे ही मैंने आपको कोरोना का भी एग्जाम्पल दिया था कि अपनी सबकी लाइफ कितनी अच्छी चल रही थी, बीच में कोरोना आ गया, सब कुछ थम गया। ठीक है, तो वैसे ही जो वर्ल्ड वार पहले आया था ना 1939 में, ये वर्ल्ड वार वापस से आ गया। तो जो आज़ादी के लिए आंदोलन जो स्टार्ट हुए थे ना सारे, वो वापस से एक तरह से थम गए थे। क्यों थम गए थे? क्योंकि वापस से वर्ल्ड वार आ गया था। सारे कंट्री वापस से एक दूसरे से लड़ने लग गए थे। तो हम हमारी अलग से लड़ाई कैसे स्टार्ट करते? ठीक है, तो वापस से इस वर्ल्ड वार की वजह से हम वापस से आज़ादी के आंदोलन में एक थोड़ी सी धीमी गति आ चुकी थी। ठीक है, The Second World War broke out in 1939. The British forced India to the war without the consent of Indian leaders. By 1945, the war took a serious turn and Indian demanded freedom. अब हुआ क्या कि सेकेंड वर्ल्ड वार में क्या होगा, एक कंट्री दूसरी कंट्री से लोगों से लड़ेगी। अब हमारे यहाँ की गवर्नमेंट कौन संभाल रहा था? ब्रिटिश लोग संभाल रहे थे। तो ब्रिटिश लोगों ने क्या शर्त रखी हमारी गवर्नमेंट से, हमारे लीडर्स से कि ठीक है, तुम वर्ल्ड वार में हमारा साथ दो। तुम्हारी जो आर्मी थी, क्योंकि सारी आर्मी ने खिलाफत कर दी थी कि हम अंग्रेजों के लिए नहीं लड़ेंगे, तो उन्होंने क्या बोला कि तुम वर्ल्ड वार में हमारा साथ दो। वर्ल्ड वार में ब्रिटेन की तरफ से लड़ना पड़ेगा ना, क्योंकि हमारे ऊपर कौन राज कर रहा था? ब्रिटिश लोग राज कर रहे थे। तो ब्रिटेन की तरफ से तुम हमें लड़ो, अगर अपन वर्ल्ड वार जीत गए ना तो हम तुम्हें आज़ाद कर देंगे। ठीक है, कि अगर हम वर्ल्ड वार में हमारी कंट्री को नुकसान नहीं हुआ और हम वर्ल्ड वार में बराबर रहे तो हम तुम्हें आज़ाद कर देंगे। तो इस वजह से हमारे इंडियंस ने ब्रिटेन का किस में साथ दिया? वर्ल्ड वार में साथ दिया था। ठीक है, फिर 1942 में वर्ल्ड वार खत्म हो चुका था। ठीक है, द वार टुक ए सीरियस टर्न एंड इंडियन डिमांडेड फ्रीडम। On 8 अगस्त 1943, कांग्रेस इन इट्स मीटिंग एट बॉम्बे पास ए रिजोल्यूशन नॉन एज क्विट इंडिया। उसके बाद 1942 में क्या हुआ, कांग्रेस की वापस से जो मीटिंग हुई थी ना, उस मीटिंग में उन्होंने नया आंदोलन स्टार्ट किया था। उस आंदोलन का नाम था क्विट इंडिया, इंडिया छोड़ो। In the resolution, Mahatma Gandhi asked the British to quit India and give a call to his countrymen to do or die for independence. On 9 August 1942, all prominent leaders, including Mahatma Gandhi, Pandit Jawaharlal Nehru, Sardar Vallabhbhai Patel, were arrested. Violence spread throughout the country. Several parallel governments were established in places like Balia,
एंड सतारा। ठीक है, अब क्या हुआ था, गवर्नमेंट ने इन्होंने 1942 में जो कांग्रेस की मीटिंग हुई थी ना, उस कांग्रेस की मीटिंग में क्या पास किया, क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट में गांधी जी ने एक नारा दिया था, उस नारे का नाम था डू और डाई। डू और डाई को हिंदी में बोलते करो या मरो। करो या मरो मतलब आज़ादी के लिए या तो करो या मर जाओ, लेकिन हम आज़ादी प्राप्त करके रहेंगे। ठीक है, द इंडियन नेशनल आर्मी और आज़ाद हिंद फौज वॉज फॉर्म्ड इन 1943, और सुभाष चंद्र बोस ने एक नई आर्मी बना ली थी। ठीक है, हमारी आर्मी कौन सी थी, जो ब्रिटिशों के लिए काम करती थी, तो सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया, एक नई आर्मी बना दी 1943 में। ठीक है, बाय द सुभाष चंद्र बोस टू फाइट विद ब्रिटिश विद द हेल्प ऑफ जापान। वो उन्होंने क्या किया, वो जापान गए। तो जब सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज बनाई, तो उस आज़ाद हिंद फौज में उन्होंने ना दो नारे दिए। एक तो जय हिंद, जो हम जय हिंद बोलते हैं ना आज, वो नारा सुभाष चंद्र बोस का ही है दिया हुआ। और दिल्ली चलो। दिल्ली चलो मतलब जो उन्होंने सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया था कि इंडिया के बाहर रहकर जो भी इंडियंस थे इंडिया के बाहर के, उनको मिलकर एक आर्मी बनाई थी जिसका नाम था आज़ाद हिंद फौज। और वो सारी फौज को इकट्ठा करके उनको एक नारा दिया था कि हमें दिल्ली चलना है और दिल्ली पे गवर्नमेंट पर क्या करना है, अटैक करना है और हमारे इंडिया को आज़ाद करवाना है। तो अब आता है बाद में लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, इंडियाज़ इंडिपेंडेंस। अब क्या हुआ कि ब्रिटिशों को ना बहुत सारा विरोध झेलना पड़ा। एक तो इंडिया में आंदोलन चल रहा था, उसका विरोध तो था ही लोगों में। इवन जो सुभाष चंद्र बोस की जो पूरी सेना थी वो बाहर से भी इंडिया में आ गई विरोध करने, तो दोनों तरफ से विरोध स्टार्ट हो गया। ठीक है, द ब्रिटिश थस फेस्ड ऑपोजिशन बोथ इन इंडिया एंड फ्रॉम आउटसाइड, देयर पोजीशन बिकम वीक। इससे वो क्या होने लग गए, कमजोर पड़ने लग गए। आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर इलेक्शन वर हेल्ड इन इंग्लैंड आफ्टर which situation changed. The British Prime Minister Clement Attlee had no option but to give India the independence. The Muslim League headed by Muhammad Ali Jinnah put forth its demand to creation of Pakistan. The Viceroy of India, Lord Mountbatten, played a prominent role in India's partition. At both the Congress and Muslim League agreed on the India's partition. A new country was born on 14 August 1947 and was called Pakistan. India became independent on 15 August 1947. देखो हुआ क्या कि ब्रिटिशों जो आज़ाद हिंद फौज थी वो दिल्ली आ चुकी थी विरोध करने, और इंडिया की गवर्नमेंट, इंडिया के लोग भी विरोध कर रहे थे, तो विरोध बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया। और उसी टाइम पे क्या था कि ब्रिटेन में इलेक्शन थे। ब्रिटेन में रानी तो राज करती है, पर वहाँ इलेक्शन होते हैं, जैसे हमारे यहाँ इलेक्शन होकर प्रधानमंत्री चुना जाता है ना, वहाँ पे भी प्रधानमंत्री चुना जाता है। पर वो प्रधानमंत्री को लास्ट में, उस प्रधानमंत्री को भी लास्ट में किसकी बात माननी पड़ती है, रानी की बात माननी पड़ती है। मतलब वहाँ पर दो तरह है। मीन्स एक तरह से वहाँ प्रधानमंत्री, वहाँ वोटिंग भी होती है और रानी का राज भी चलता है, दोनों काम होते हैं वहाँ पे। तो अब हुआ क्या कि उसी टाइम पर 1945-46 में क्या थे, ब्रिटेन में इलेक्शन थे, और ये इतना सारा जो विरोध था ना, इस विरोध का नुकसान ब्रिटेन के लोगों को उठाना पड़ रहा था। ब्रिटेन के लोगों को कैसे उठाना पड़ रहा था कि लोग ब्रिटेन का सामान सब खरीदना स्टार्ट कर दिया था। इंडिया का जो आंदोलन था, उस आंदोलन को ख़त्म करने के लिए बहुत सारा पैसा लग रहा था ब्रिटेन के लोगों का, तो पैसा तो ब्रिटेन के लोगों का ही लग रहा था। तो इससे ब्रिटेन के लोगों को भी लगा कि अब इंडिया को फ्री करो और अपनी कंट्री में भी शांति पाओ। ठीक है, तो ये जो वोटिंग हुई थी ना, उस वोटिंग में जो प्राइम मिनिस्टर वहाँ का जीता था, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा इंडिया को इंडिपेंडेंट करने के सिवा। पर उन्होंने इंडिपेंडेंट होने के साथ साथ एक और चाल चली। क्या चाल चली कि जो हिंदू मुस्लिम्स को जो उन्होंने लड़ा रखा था ना, उन्होंने ये बोला, जो एक इंडियन नेशनल कांग्रेस एक पार्टी थी और एक मुस्लिम लीग थी, तो मुस्लिम लीग का जो लीडर था ना मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने क्या किया, वो मोहम्मद अली जिन्ना नाम का एक मुस्लिम लीग का लीडर था। अब इंडिया जब आज़ाद होगा तो प्राइम मिनिस्टर बनने का ख्वाब तो सबके मन में होता है। ठीक है, तो अब उसने क्या किया, मुस्लिम लीग के लीडर ने, उन्होंने अंग्रेज़ों के सामने एक शर्त रख दी कि ठीक है तुम इंडिया को आज़ाद कर रहे हो, लेकिन इंडिया को आज़ाद करो, लेकिन मुस्लिम लोग अलग जगह जाएंगे और इंडियन लोग अलग जगह जाएंगे। और इससे क्या किया उन्होंने, ब्रिटिशों ने जाते जाते वापस से इंडिया को डिवाइड करके चले गए। उन्होंने क्या किया, वापस से हिंदू मुस्लिम्स के बीच में झगड़े करवा दिए। क्या करा उन्होंने, पार्टीशन कर दिया इंडिया का कि पाकिस्तान और इंडिया।
इंडिया करके पार्टीशन कर दिया। और इसमें ये हुआ कि बहुत सारे जो इंडियंस थे उसमें क्या अफवाह उड़ी कि मतलब जो इंडिया है उसमें कोई भी मुसलमान नहीं रह सकता, सारे मुसलमान को जो नया पार्ट बन रहा है ना पाकिस्तान, उसी में जाना पड़ेगा। और पाकिस्तान में जो हिंदू लोग थे, मतलब पहले पाकिस्तान तो था ही नहीं, जो पार्ट अभी का पाकिस्तान है वो भी पहले इंडिया का ही पार्ट था, वहाँ पे भी लोग रहते होंगे कि उनको इस साइड आना पड़ेगा अपना घर वर सब छोड़ के, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, इसमें वापस से बहुत सारी लड़ाई वगैरह हुई और बहुत सारे लोग मारे भी गए। तो ब्रिटेन के लोगों ने हमें आज़ादी तो दी, पर वो आज़ादी भी किस कीमत पे दी, हम लोगों को आपस में लड़ा कर, ठीक है। तब वापस से महात्मा गांधी आगे आए, उन्होंने बोला कि जो हिंदुस्तान का जो पार्ट रहेगा, जो इंडिया का पार्ट रहेगा, उसमें सब रह सकते हैं, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि खाली मुसलमान रहेंगे। और आज इसीलिए आज भी इंडिया में सारे धर्म के लोग एक समान मिलकर रहते हैं और सब मिलकर यूनाइटेड रहते हैं, और इसीलिए हमारा इंडिया पूरे वर्ल्ड में इतना अच्छा माना जाता है। इसीलिए तो ऐसे हमें आज़ादी मिली थी, ठीक है। आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ये अपना चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है, ठीक है। ये हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा उसकी एक बार समरी देख लेते हैं। महात्मा गांधी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन 1915 एंड स्टेट इंडिया में महात्मा गांधी 1915 में आए थे और उन्होंने आज़ादी के लिए लोगों को इकट्ठा किया था। उन्होंने सबसे पहले नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया था। उन्होंने 1929 की कांग्रेस मीटिंग में पूर्ण स्वराज की बात रखी थी। उसके बाद हमने देखा था कि उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाया था। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को क्यों ख़त्म करना पड़ा, क्योंकि चौरी चौरा में जो हुआ था ना कि लोगों ने पुलिस की गाड़ियाँ जला दी थी, पुलिस स्टेशन जला दिया था। उसके बाद गांधी जी ने 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया था। महात्मा गांधी ने दो राह पर चढ़े थे, सत्याग्रह और अहिंसा, कि हम सत्य के लिए लोगों से आग्रह करेंगे और हम हिंसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है। इंडियन नेशनल सुभाष चंद्र बोस का ये कंट्रीब्यूशन था कि उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का निर्माण किया था और इंडिया के बाहर से लोगों को इकट्ठा किया था इंडिया की लड़ाई के लिए, ठीक है। मुस्लिम लीग बना था, तो मुस्लिम लीग के जो नेता थे मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने अलग देश की मांग कर दी थी पाकिस्तान, जिसकी वजह से वापस से इंडिया में हिंदू मुस्लिम्स के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। और अंग्रेज इंडिया से तो चले गए लेकिन वापस से लोगों को लड़ा कर गए और 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी प्राप्त हुई, ठीक है। सो हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय एंड टेक केयर।